आज का मौजूद जो है वो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के बारे में है। पहले हम कंप्रेसर की अक़साम पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहली किस्म जो है वो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की थी। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की 3 अक़साम, ओपन टाइप, सेमी सील्ड और सील्ड, उनकी डिटेल आपने पढ़ ली। उसके बाद रोटरी कंप्रेसर। रोटरी कंप्रेसर जो है उसकी 2 अक़साम हैं, स्टेशनरी ब्लेड रोटरी कंप्रेसर और सीलिंग ब्लेड रोटरी कंप्रेसर। जहाँ तक स्टेशनरी ब्लेड रोटरी कंप्रेसर का तल्लुक था, वो सबसे ज़्यादा चलने वाला था। जहाँ तक सीलिंग ब्लेड है वो ना होने के बराबर है। 2 किस्में हैं और उसमें भी एक सील्ड रोटरी है, एक ओपन टाइप है। सील्ड का रेफ्रिजरेटर्स के अंदर और स्प्लिट एसी के अंदर इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है, विंडोज़ में भी हुआ है। और जो ओपन टाइप है उनका इस्तेमाल कारों के अंदर हो रहा है, कारों के एक निशी के लिए इस्तेमाल होता है। अब हम आए थे सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर पे। जहाँ तक सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का तल्लुक है, ये सिर्फ कमर्शियल लेवल पर इसका इस्तेमाल होगा, डोमेस्टिक लेवल पर इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होगा। किसी दुनिया की फ्रिज के अंदर, डीप फ्रीजर के अंदर, इलेक्ट्रिक वाटर कूलर के अंदर, विंडो एसी के अंदर, स्प्लिट टाइप एसी के अंदर, पैकेट टाइप एसी, कमर्शियल एसी के अंदर, कार का एसी, बस का, फ्लाइंग कोच का, हवाई जहाज, बहरी जहाज, बर्फ खाना, कोल्ड स्टोरेज, आइसक्रीम प्लांट, कैंडी प्लांट, वैक्यूम रेफ्रिजरेटर्स, किसी जगह इसका इस्तेमाल नहीं होता। सिर्फ कमर्शियल लेवल के ऊपर जो है, बहुत बड़े कमर्शियल लेवल के ऊपर जो है, सिर्फ एयर कंडीशनिंग के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कंप्रेसर जो है वो फ्रीजिंग के लिए मौजूद नहीं है, सिर्फ एयर कंडीशनिंग के लिए, यानी कूलिंग जो है उसके लिए ये मौजूद है। तो इस लिहाज से जो है ना, आपने ये ज़हन में रखिएगा कि ये कंप्रेसर जो है इसका इस्तेमाल हम कमर्शियल लेवल पे करेंगे और सिर्फ एयर कंडीशनिंग के। अब जो है जो बात समझने वाली है कि ये काम कैसे करता है। जहाँ तक दूसरे कंप्रेसर को तल्लक है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की तीनों अक़साम में ऑयल ज़रूरी है लुब्रिकेशन के लिए। ऐसे रोटरी के अंदर जो है उसके अंदर भी ऑयल ज़रूरी है, क्योंकि रोटर मूव करता है, मूवेबल पोर्शन होते हैं, और इसलिए वहाँ पर ऑयल डलेगा। ये कंप्रेसर ऐसा है जिसमें किसी किस्म का कोई ऑयल इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर ना तो कोई पिस्टन होता है, ना रोटर होता है, ना कनेक्टिंग रॉड, इस किस्म की चीज़ें नहीं होती। ये सिंपल है, सिंपल सा। जैसे एक मिसाल आपको देता हूँ, विंडो एयर कंडीशन जो है उसके पीछे की तरफ ब्लोअर लगा होता है, ब्लोअर फैन कहाँ लगा होगा, अगर उसको खोल कर देखेंगे तो उसका जो एवेपोरेटर है आगे की तरफ, उसके पीछे की तरफ होता है। एवेपोरेटर से हवा को खींचना है और जिस तरफ उसकी टिप्स लगी हुई हैं जिस साइड पर, उसी तरफ उसने हवा को आगे भेज देना है। तो सेंट्रीफ्यूगल तरीके से सेंटर से हवा लेनी है और आगे भेज देनी है। इसी तरीके से ये पानी वाले लाल पंप वगैरह हैं, इन लाल पंप के एम्पेलर्स इस्तेमाल होते हैं। उसमें भी एम्पेलर जो है अपने मरकज़ की तरफ हवा पानी को लेकर और बहुत तेज़ी के साथ आगे की तरफ मूव कर देता है, तो पानी आगे चले जाता है। तो इन मिसालों को ज़हन में रखते हुए इसको समझें कि ये एक गोल दायरा है, रिंग बना हुआ है। इस रिंग के अंदर जो है ये एक रोटर है, ये वाला, ठीक है, जिसका असल नाम एम्पेलर है। एम्पेलर जो है जब बहुत तेज़ी से घूमेगा तो ये अपने सेंटर की तरफ, हाँ, यानी रेफ्रिजरेटर को खींचेगा, बुखारात रेफ्रिजरेटर खींचेगा और ये इस तरफ एक साइड में भेज देगा। तो ये आउटलेट वेलोसिटी इस तरफ बनेगी इसकी, और ये इस तरफ निकल जाएगा। ये इसका इनलेट होगा, ये आउटलेट होगा। तो इस तरीके से, यानी अगर किसी गोल दायरे के अंदर जो है, गोल रिंग दार दायरे में, ठीक है, किसी एम्पेलर को बहुत तेज़ से घुमाते हैं तो ये रेफ्रिजरेटर के दबाव को बढ़ा देगा। असल मकसद कंप्रेसर का यही है, टू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेटर के प्रेशर को बढ़ाना, यही हर कंप्रेसर का काम है। तो जब प्रेशर बढ़ेगा तो ज़ाहिर बात है गैस जो है दबाव के बढ़ने से उसका टेम्परेचर राइज होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा और रेफ्रिजरेटर कहाँ जाएगी, कंडेंसर के अंदर जाएगी। अब जो है ये जो एम्पेलर है, ये ज़रूरी नहीं कि एक हो, ये एक शाफ्ट के ऊपर जो है काफ़ी तादाद में एम्पेलर्स लगा दिए जाते हैं कंप्रेसर की कैपेसिटी के मुताबिक।
जब वो लगाए जाएंगे तो ये ऐसा होगा कि इसके दो अतराफ हैं, यानी एक बहुत बड़ा हाउसिंग बनी हुई है, ठीक है ना। उसके उसके सेंटर में एम्पेलर्स हैं, उसके साथ शाफ्ट है, एक शाफ्ट का एक सिरा जो है वो कंप्रेसर के एक साइड पर लगा हुआ है और दूसरा सिरा जो है वहाँ से शाफ्ट बाहर निकली हुई है। वहाँ पर पुली लगाया जाएगा, वो लगाया जाएगा फ्री व्हील, और फ्री व्हील के साथ नीचे मोटर होगी, मोटर के साथ पुली होगी। जैसे ओपन डाइट से पकड़ने के पैसे को चलाते हैं इसी तरीके से इसको भी चलाना पड़ेगा। अब जिस वक्त हम पैलर्स को मूव करेंगे तो अपने मरकज की तरफ रेफरेंट खींच कर और एक साइड की तरफ उसको तेजी से निकालेंगे तो दबाव जो बढ़ जाएगा। अब इसमें जो है ये होगा कि एक साइड पर बैरिंग लगा हुआ है, दूसरी जगह बैरिंग लगे हुए हैं। दो बैरिंग बहुत आला किस्म के, बहुत आला क्वालिटी के बैरिंग लगे होंगे और शाफ्ट को एक तरफ से एक बैरिंग एक तरफ से होल्ड किया हुआ, दूसरे से होल्ड किया, वहाँ से बाहर शाफ्ट निकलेगी। तो ये एम्पेलर जो हैं हम वो किसके ऊपर लगे हुए हैं, शाफ्ट के ऊपर लगे हुए हैं और शाफ्ट के जो कॉर्नर्स हैं उन पर बैरिंग्स लगे हुए हैं। तो शाफ्ट जब बाहर निकलेगी वहाँ पर जो है फ्री व्हील लगा हुआ है, फ्री व्हील का तलक बेल्ट के साथ है। फ्री व्हील जो है उसमें एक झड़ी भी हो सकती है, दो वाला भी, तीन वाला भी, चार वाले, उसी हिसाब से बेल्ट होंगे, उसी हिसाब से जो पुली उसमें झड़ियाँ होंगी और उस हिसाब से जो है ना वो जब जैसे मोटर मूव करेगी तो इस एम्पेलर मूव करेंगे। एम्पेलर मूव करने का मतलब ये है कि वो उनका जो शाफ्ट है वो मूव करेगी। जब शाफ्ट मूव करेगी तो उस तरीके से फिर वो प्रेशर जो है वो बढ़ेगा। तो इस शक्ल को मद्देनजर रखते आपने समझ लेना है कि ये किस तरीके से इसने काम करना है। ये इसका वॉल्यूट चैम्बर है जिसके सेंटर में, ठीक है ना, रेफरेंट अंदर जाएगी जो कम दबाव वाली होती है, एवेपोरेटर से आ रही होती है और इसने दबाव बढ़ाकर जो है ना एम्पेलर ने उसको आगे भेजना है। इसके अंदर किसी किस्म का कंप्रेसर ऑयल वगैरह सामान नहीं होता, बिल्कुल सादा सा सिंपल सा है। जहाँ तक इसके ख़राब होने का तल्लक है तो मेरी मालूमात के मुताबिक कई कई साल हो गए हैं, 25-25 30 साल हो गए, इसमें किसी किस्म कोई ख़राबी नहीं। अलबत्ता शायद काफ़ी अर्से के बाद कोई बैरिंग ख़राब हो जाए तो तमाम रेफरेंट जो है वो किसमें इकट्ठी कर लेनी है, लिक्विड रिसीवर में खोल के बैरिंग चेंज कर देना है और इसमें कोई कारीगरी नहीं है। अभी तक ये सुनने में नहीं आया कि इसके एम्पेलर्स ख़राब हो गए हैं या बैरिंग ख़राब हो गए हैं, तो ख़राबी वाला मामला इसके अंदर नहीं है। ये इसको बनाना, इसकी मरम्मत करना, देखभाल करना सबसे आसान है। तो अब जो है इसके अंदर ख़ास जो चीज़ है वो ये है कि इसके साथ जो मोटर लगाई जाएगी उसके आरपीएम बहुत ज़्यादा होने चाहिए। उसके आरपीएम बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत तेज़ रफ्तार मोटर होगी, तब जाके जो है इसका प्रेशर जो है वो बिल्ट होगा। तो अगर हम चाहते हैं कि वो ऐसा है कि इसका फ्लाई व्हील छोटा रखें और मोटर के साथ जो पुली है बड़ी रखें, उससे भी इसके आरपीएम बढ़ जाएंगे। यानी अगर मोटर आपके पास जो है जो ज़्यादा आरपीएम वाली नहीं है तो इस तरीके से, लेकिन मोटर पावरफुल होनी चाहिए जो आसानी से इसको मूव कर सके। तो यहाँ तक भी है कि इसके आरपीएम जो है ना वो 5000 से लेकर 8000 तक रखे जाते हैं। तो इसलिए इसमें बस यही कारीगरी है, यही मामला है। और बाकी आपको मैंने मालूमात दे दी हैं कि इसका इस्तेमाल जो है वो कमर्शियल लेवल पर सिर्फ एक निशिंग के लिए इस्तेमाल होगा, फ्रीजिंग के अमल के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये इसके अंदर चीज़ है। तो इसको जो बनाने वाला मुल्क है वो अमेरिका है, ट्रेन कंपनी है, TRANE ट्रेन कंपनी जो है उसकी इसके अंदर एक्सपर्टी है, स्किल है। तो वो ज़्यादा दुनिया में इस्तेमाल हो रहे हैं और मोबाइल भी बना सकते हैं, लेकिन ये है कि इसका इस्तेमाल अमली तौर पर बहुत ही कम है, अगर है तो कमर्शियल लेवल के ऊपर है। अब इसकी मैं थोड़ी सी डिटेल लिख देता हूँ ताकि आप जो है ना अगर ज़िंदगी में करना पड़े तो किया जा सकता है। अगर इस पर आप जाके काम करते हैं, सारा दिन फारग बैठे रहते हैं, सिर्फ ऑन करना तो सिस्टम चल पड़ना। तो कई जॉब्स ऐसी होती हैं जिनमें कोई कुछ भी नहीं करना पड़ता। तो ये ऐसे जैसे आपने स्विच ऑन करना है, मोटर चल पड़ेगी। मोटर जो है वो 3 फेस है, बड़े
तो उसके हिसाब से वो चल पड़ने से मामला हो जाना, कूलिंग होती रहनी। आगे डक्टिंग सिस्टम ऑलरेडी मौजूद होता है, इनलेट डक्ट होते हैं, आउटलेट डक्ट होते हैं, जहाँ से ये हवा आनी है जानी है, वो सिस्टम इसके साथ अटैच हो जाता है।